आज का क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि अगर किसी शख्स का नाम एक एफआईआर में नहीं है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भी ऐसा उस शख्स के खिलाफ कुछ नहीं मिलता जिससे कि उसका नाम एज एन एक्यूज या विटनेस के रूप में अपनी चार्जशीट में लिखा जाए, तो क्या ऐसे शख्स के खिलाफ ट्रायल चल सकता है? और अगर चल सकता है तो किन वजहों से चल सकता है और वो क्या गाइडलाइंस होंगी जिनको कोर्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है? आज इसी पर हम बात करते हैं। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो केस लॉ है उसके फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि पंजाब स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम जलालाबाद है। वहाँ पर 5 दिन 2015 को एक एफआईआर 11 लोगों के खिलाफ दर्ज की जाती है अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ एनडीपीएस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड आर्म्स एक्ट। तो पुलिस दर्ज होने के बाद एफआईआर अपनी जांच को शुरू करती है और करीब 6 महीने में अपनी जांच को पूरा करती है और 6/9/2015 को कोर्ट में अपनी जो चार्जशीट है वो सबमिट कर देती है। और इस मैटर में पुलिस एक सेकंड चार्जशीट और भी सबमिट करती है। तो इसमें जो 11 एक्यूज थे उसमें से एक अवेलेबल नहीं होता कोर्ट में, तो कोर्ट उसकी जो फाइल होती है उसको बाइफरकेट करती है, सेपरेट फाइल एक बनाती है सेपरेट ट्रायल के लिए। और जो 10 एक्यूज थे जो अपेयर हो गए थे कोर्ट में, उनके लिए जो मेन फाइल थी, सेशन ट्रायल जो चल रहा था, उसमें वो सारा ट्रायल उनका चलता है। और जब सारी एविडेंस कंक्लूड कर ली जाती है तो उसके बाद 31/7/2017 को जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी फाइल करती है फॉर रिकॉलिंग ऑफ विटनेसेस के उनको फर्दर एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है। तो जो ट्रायल कोर्ट है उसकी वो एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन की अलाउ करती है और PW4 और PW5 को रिकॉल किया जाता है दोबारा एग्जामिनेशन के लिए। तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो PW4 था, PW5 था, इनके जो एग्जामिनेशन हुआ इसमें अब ये एक नए शख्स का नाम लेते हैं। तो जब इस शख्स का नाम इनके एग्जामिनेशन में आता है तो उसके बाद 21/9/2017 को जो प्रोसिक्यूशन है वो एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी फाइल करता है उस नए शख्स को एक्यूज को सम्मन करने के लिए कोर्ट में, क्योंकि अब ट्रायल में उसको भी जोड़ा जाएगा और उसके खिलाफ भी ट्रायल को चलाया जाएगा। और ये एप्लीकेशन 319 की फाइल की गई थी जो PW4 और 5 रिकॉल किए गए थे एग्जामिनेशन के लिए। उनके डिपोजिशन में जो उनका जो डिपोजिशन ऑफ जो कोर्ट में हुआ उसके बेसिस पर ही ये 319 की एप्लीकेशन फाइल की गई थी। तो 31/10/2017 को जो ट्रायल कोर्ट थी वो अपना जजमेंट प्रोनाउंस करती है और सेंटेंस भी सुना देती है। और उसी दिन वो उसकी जो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन 319 ऑफ सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन थी उसको भी अलाउ कर देती है, यानी कि अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर देती है, सेंटेंस पर ऑर्डर कर देती है और उसके बाद फिर 319 की जो सीआरपीसी की जो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर देती है। जब वो सम्मन एक्यूज के पास जाता है तो एक्यूज उस ऑर्डर को जो 30/10/2017 को ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको चैलेंज करता है बाय फाइलिंग अ रिवीजन पिटीशन बिफोर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी बात को नहीं माना और उसकी रिवीजन पिटीशन को डिसमिस किया है, जिसको चैलेंज करते हुए वह शख्स अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे पहुंचता है। और डिवीज़न बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उसको जब उसके मैटर को जब सुनती है तो वो इस ओपिनियन पर पहुंचती है कि ये जो क्वेश्चन है जहां पर ये कंफर्म किया जाए कि वो कौन सी स्टेज होगी जिसको ये कहा जा सकेगा कि यहाँ ट्रायल कंक्लूड हो गया है। जो डिवीज़न बेंच थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो तीन क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज करती है और उसको फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजती है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक स्ट्रेंथ बेंच को जो ये क्वेश्चन है रेज किया गया है इसको कंसिडर करने के लिए। अब वो 3 क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या थे अब मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था वो ये था कि जहाँ पर एक ट्रायल में सारी एविडेंस हो चुकी है, कंक्लूड हो चुकी है सारी एविडेंस, जजमेंट आ गया है और सेंटेंस भी पास हो गया है, क्या जहाँ पर सेंटेंस भी पास हो गया है उसके बाद कोई एप्लीकेशन 319 ऑफ सीआरपीसी की मेंटेनेबल है? क्या ऐसी एक एप्लीकेशन पर ट्रायल कोर्ट जो है वो किसी एक्यूज्ड को सम्मन कर सकता है, किसी एडिशनल एक्यूज को सम्मन कर सकता है? तो जो दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो ये था कि क्या
ट्रायल कोर्ट को ये पावर है कि वो अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी किसी भी एक्यूज को सम्मन कर लेगी जहां एक्यूज था वो एब्सकॉन्डिंग था और बाद को उसकी प्रेजेंस सिक्योर कर ली जाती है, जिसकी एक बाइफरकेटेड फाइल चल रही है। तो क्या उस बाइफरकेटेड जो फाइल है उसमें अब 319 की एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा और क्या ऐसी एप्लीकेशन में एक्यूज को सम्मन किया जाएगा? और जो तीसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो ये था कि जब 319 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन को इन्वोक किया जाता है या उस पर जो पावर है कोर्ट की वो एक्सरसाइज की जाती है, तो उस वक्त वो क्या गाइडलाइंस होंगी जिनको के उस ट्रायल कोर्ट को कंसिडर करने की ज़रूरत है? तो इन तीनों क्वेरी पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसने अपना क्या डिसीजन दिया है, क्या कंसिडरेशन दिया है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसने क्या कंसिडरेशन दिया, अब हम इस पर बात करते हैं। पहली क्वेरी ये थी कि क्या ट्रायल कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी शख्स को अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी जहां पर ट्रायल को कंक्लूड हो चुका है, जजमेंट जो है कन्विक्शन का वो पास हो गया और सेंटेंस का भी ऑर्डर पास हो चुका है, तो क्या उसके बाद ट्रायल कोर्ट को ये पावर है कि वो 319 में किसी एडिशनल एक्यूज को समन करेगी? तो इस क्वेरी पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि जब तो पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी है वो कब एक्सरसाइज करनी चाहिए? जहां पर किसी ट्रायल में जजमेंट पास कर दिया है कन्विक्शन का पर अभी सेंटेंस पर ऑर्डर नहीं आया, यानी कि जजमेंट पास कर दिया है कन्विक्शन पर, सेंटेंस पर जो ऑर्डर नहीं किया, उससे पहले तक अगर कोई एप्लीकेशन 319 की फाइल की जाएगी तो ऐसे में उस एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा और ज़रूरत होगी तो एडिशनल एक्यूज को समन भी किया जाएगा। और जहां पर एक्यूटल का केस होगा तो वहां पर एक्यूटल का जजमेंट सुनाने से पहले ही ऐसी एक्सरसाइज को इन्वोक किया जा सकता है और ऐसी एक्सरसाइज को किया जा सकता है जो अंडर सेक्शन 319 और सीआरपीसी ट्रायल कोर्ट के पास होती हैं। और अगर ऐसा समनिंग ऑर्डर आफ्टर एक्विटल है या जो सेंटेंस का ऑर्डर पास करने के बाद किया गया तो ऐसा जो समनिंग ऑर्डर है वो मेंटेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन ऑफ लॉ की जो कंसिडरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आगे आया। तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था? वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी ट्रायल कोर्ट को ये पावर है कि जहां पर एक एक्यूज्ड जो एब्सकॉन्ड है, जिसकी बात को सिक्योर कर ली जाती है प्रेजेंस इन ट्रायल में, और जिसकी फाइल जब वो एब्सकॉन्ड था तो उस वक्त उसकी फाइल को बाइफरकेट किया हुआ था, तो जिसकी फाइल ऐसे में बाइफरकेट है, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या एडिशनल एक्यूज्ड को समन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी? तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर किसी ट्रायल में एक एक्यूज की एब्सेंस को लेकर उसकी फाइल को बाइफरकेट और सेपरेट किया गया था, तो ऐसे में जब वो एक्यूज प्रेजेंट हो जाता है कोर्ट के अंदर, उसकी प्रेजेंस को सिक्योर कर लिया जाता है ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो एडिशनल एक्यूज को सम्मन कर सकता है अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। पर एक कंडीशन को बहुत ध्यान में रखना होगा कि जो एविडेंस जिसकी बेसिस पर उस एडिशनल एक्यूज को समन किया जा रहा है वो एविडेंस जो है वो मेन ट्रायल की एविडेंस के बेसिस पर ना हो, जहां पर ड्यूरिंग ट्रायल जो मेन केस में है कभी कोई 319 की एप्लीकेशन फाइल नहीं की, लेकिन जब बाइफरकेटेड केस में कोई बात आई तो उसमें मेन फाइल की जो एविडेंस होगी उसको लेकर बाइफरकेटेड केस में एक्यूज को सम्मन नहीं किया जाएगा। तो जो बाइफरकेटेड फाइल है उसमें जो एविडेंस रिकॉर्ड पर आएगी उस बेसिस को भी मानते हुए ही जो एडिशनल एक्यूज है उसको सम्मन किया जाएगा। और जो तीसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे क्वेश्चन ऑफ लॉ आया था वो ये आया था, तो वो कौन सी गाइडलाइंस होंगी ऐसी जिसमें कि ट्रायल कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए जब वो सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी की पावर को एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो वो क्या गाइडलाइंस हैं, अब उस पर हम बात करते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कॉम्पिटेंट कोर्ट को, जो ट्रायल कोर्ट है, उसको ऐसा लगता है कि ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस, जो रिकॉर्ड पर एविडेंस आई है उसके बेस पर, या किसी ने इन्वोक किया है अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी कोर्ट में कि किसी एडिशनल एक्यूज को समनिंग करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में कोर्ट जो है वो एक्विटल के ऑर्डर से पहले या सेंटेंस के ऑर्डर से पहले उस एडिशनल एक्यूज को समन कर सकता है, और जब वो उसको समन करेगा तो उस वक्त जो ट्रायल होगा उसको पॉज कर देगा, उसमें प्रोसीड नहीं करेगा।
और उसके बाद वो देखेगा कि क्या मुझे इस एक्यूज्ड को समन करने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर उसको लगता है कि हाँ इसको समन करने की ज़रूरत है तो उस एक्यूज को समन किया जाएगा। और जब ट्रायल कोर्ट को ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें एडिशनल एक्यूज को समन करना ज़रूरी है, तो वो जो ट्रायल है उसमें प्रोसीड नहीं करेगा। सबसे पहले वो समन को इशू करेगा उस एक्यूज के लिए जिसकी अब कोर्ट में अपीयरेंस की ज़रूरत है। तो अगर ट्रायल कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंचती है कि जो एडिशनल एक्यूज है उसका ट्रायल जो है वो सेपरेटली चलाया जाए, तो जो ट्रायल पहले से चल रहा था अदर एक्यूज के खिलाफ वो उसको कंक्लूड करेगी और जो एडिशनल एक्यूज है उसके ट्रायल को सेपरेटली प्रोसीड करेगी। और जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया, जहाँ पर प्रोसीडिंग में कोर्ट एडिशनल एक्यूज को समनिंग का ऑर्डर पास करेगी तो वहाँ पर वो पॉज करेगी अपने ट्रायल को। तो उसके बाद वो ये देखेगी कि अगर उसको एक्यूज्ड का जो केस है वो एक्विटल का बन रहा है तो वो, और जो एक एक्यूज्ड एडिशनल है उसका ट्रायल के लिए सेपरेटली एक ट्रायल की ज़रूरत है, तो वो एक्विटल का ऑर्डर अपना पास करेगी जिसका कोई भी असर उस जो बाइफरकेटेड केस है जहाँ पर अभी एडिशनल एक्यूज को बुलाया गया उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उस ट्रायल पर। और अगर 319 सीआरपीसी की पावर को इन्वोक नहीं किया गया है ट्रायल कोर्ट में टिल दी ट्रायल रीच टू इट्स कंक्लूजन, और उसमें एक सेपरेट फाइल भी है जो बाइफरकेट की गई है किसी एक्यूज की सेपरेट फाइल, तो एडिशनल एक्यूज को तभी समन किया जा सकेगा जब बाइफरकेटेड फाइल में उसके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस आई होगी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। और अगर कोर्ट को ने पूरा मैटर को देख लिया, आर्ग्यूमेंट को सुन लिया और जजमेंट को रिजर्व कर लिया, और उसके बाद अगर उसको लगता है कि मुझे अपनी एक्सरसाइज 319 की जो मेरे को पावर है उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या प्रोसिक्यूशन साइड से एक कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी, तो ऐसे हालत में कोर्ट को क्या करने की ज़रूरत है? कोर्ट को चाहिए कि वो सेट डाउन करे री हेयरिंग के लिए मैटर को। और जब कोर्ट उसको सेट डाउन कर लेगी मैटर को री हेयरिंग के लिए, तो उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि जो अब मैटर है उसको जॉइंट ट्रायल में चलाना है या एक सेपरेट ट्रायल में चलाना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही वो डिसीजन लेगी और प्रोसीड करेगी। और जहां कोर्ट को लगेगा कि जो एडिशनल एक्यूज है उसको समन करने के बाद उसकी जो फाइल है उसको सेपरेटली बाइफरकेट करके ही चलाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में जो मेन केस है उसमें कन्विक्शन का और सेंटेंस का जो भी ऑर्डर है वो पास किया जाएगा और उसके बाद बाइफरकेटेड जो फाइल होगी उस पर प्रोसीड किया जाएगा। और जहां एक्विटल का केस होगा तो वहां पर उसको एक्विट किया जाएगा और उसके बाद जो सम्मन्ड एक्यूज है उसके खिलाफ ट्रायल को प्रोसीड किया जाएगा। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिसंबर 2022 को अपने एक डिसीजन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है उसमें दिया है। जजमेंट का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां पर आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं।